स्वागत है आपका E2E क्लासेस में। आज हम बात करेंगे संप्रेषण पर। संप्रेषण के तत्व, संप्रेषण की परिभाषा, उसके प्रकार, उसके जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो कि हमारे पाठ्यक्रम से और सिलेबस से और प्रश्न पत्र के अनुसार आपके एक्सटर्नल एग्जाम से संबंधित होंगे, इन सारे बिंदुओं पे अभी हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं संप्रेषण। जैसा कि आपको लिखा हुआ दिख रहा है, संप्रेषण जिसे आज हम कम्युनिकेशन कहते हैं। और एक बात मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं कि संप्रेषण जब इंसान एक बच्चा पैदा होता है और जैसे ही वह इस दुनिया में आता है, वह अपने भाव भंगिमा से, अपनी ध्वनियों से आसपास के लोगों से संपर्क स्थापित करना भी शुरू कर देता है। तो संप्रेषण तो मनुष्य का जन्मजात स्वभाव भी है और आवश्यकता भी। इसीलिए संप्रेषण कोई विशेष कठिन टॉपिक नहीं है जिससे समझने में कठिनाई हो। तो आप देख पा रहे हैं, संप्रेषण बोलकर, लिखकर, शारीरिक हाव भाव आदि के द्वारा संपन्न होता है। आखिर संप्रेषण की जरूरत क्या है? हमारे सिलेबस में यदि संप्रेषण टॉपिक है तो यह तो आपके प्रश्न के भूमिका में ही यह बात होनी चाहिए कि आज जरूरत क्यों है। क्या संप्रेषण के बिना मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता है? इसका सीधा सा जवाब है, चूंकि मनुष्य के पास भाषा है और वह अन्य प्राणियों से इसलिए अलग है कि वह भाषा के माध्यम से समाज से जुड़ता है। अब देखिए, इस बात को ध्यान दीजिएगा, वह अपने समाज से जुड़ता है। बहरहाल चींटियों का भी अपना समाज होता है, अन्य पशु पक्षियों का भी अपना समाज होता है। तो इस पंक्ति का अर्थ यह नहीं है कि जो मनुष्य नहीं है, यानी मानवेतर जीव जंतु, वह संप्रेषण नहीं करते हैं, वह भी संप्रेषण करते हैं। लेकिन मनुष्य का संप्रेषण इसलिए खास हो जाता है क्योंकि मनुष्य उसे विविध आयामों के स्तर पर और विविध प्रकार से अनेक उद्देश्य के लिए प्रयोग में लाता है। तो वह समाज से जुड़ने का काम करता है और अपने व्यक्तिगत जरूरत से लेकर सामाजिक जरूरतों तक, मनोरंजन की सभी जरूरतों को वो प्राप्त करता है संप्रेषण के माध्यम से। और यही संप्रेषण का प्रयोजन भी है, यानी व्यक्तिगत हो, सामाजिक हो, मनोरंजन के लिए हो, किसी भी प्रकार की जरूरतें हो, वह संप्रेषण के जरिए ही पूरा करता है। मनुष्य जाता है कुम्हार के पास कि भाई मुझे बर्तन चाहिए, मनुष्य जाता है धोबी के पास कि उसे कपड़े धुलवाने हैं, मनुष्य जाता है किसान के पास ताकि उसे अन्न चाहिए, मनुष्य जाता है दर्जी के पास क्योंकि उसे कपड़े सिलवाने हैं। तो वह अपने तमाम व्यक्तिगत और सामाजिक जरूरतों के लिए संप्रेषण करता है और उस हिसाब से उसका एक समाज जुड़ता चला जाता है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है? संप्रेषण एक कला है और इस कला में जो जितना माहिर होगा वह अपनी जिंदगी में उतना ही सफल होगा। क्योंकि आप अपने आसपास देखते होंगे कि जो व्यक्ति संप्रेषण करने में जरा कमजोर होते होंगे या वो अपनी बात सामने वाले व्यक्ति से ढंग से नहीं रख पाते होंगे, तो उन्हें काफ़ी दिक्कत आती होगी। वो अपने मन में बातों को तो रखे हैं, लेकिन वो अपनी बात अच्छे ढंग से संप्रेषित ना कर पाने की वजह से थोड़े खिजे हुए रहते हैं, थोड़े दुखी रहते हैं और उन्हें ये दुख रहता है कि उनकी बात कोई समझता नहीं है। तो समाज में बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो एकदम स्पष्ट तरीके से अपनी बात नहीं रख पाते, उन्हें हिचक होती है। तो यह संप्रेषण क्या है? एक कला है। अब देखिए, संप्रेषण के अर्थ क्या है? तो जन्म लेने के बाद जब बच्चा पहली बार रोता है तो यह समाज के साथ उसका पहला संप्रेषण होता है और फिर धीरे धीरे वह बच्चा ध्वनि से शब्द बनाता है और शब्दों के जरिए वो संवेदनाओं के माध्यम से परस्पर संप्रेषण करता है। यानी मनुष्य का जो पहला संप्रेषण है इस धरती पर वो ध्वनियों के माध्यम से होता है। छोटे बच्चों को घर के जो परिजन होते हैं वो समझाते हैं, बोलो पापा, चाचा, दादा, जो खड़ी मात्राएं होती हैं उसकी ध्वनियां सुनवाते हैं। तो बच्चा उन्हें कॉपी करने की कोशिश करता है और फिर वो सीखता है। इस तरह से वो बच्चा जल्दी बोलना भी सीखता है। तो ध्वनियों के साथ संप्रेषण होता है, फिर वह ध्वनियाँ धीरे धीरे उसके शब्द में बदलते हैं, ध्वनियाँ शब्द में बदलती है और शब्द जो है वो वाक्य में बदलकर संवेदनाओं को, अलग अलग संवेदनाओं को प्रकट करने का माध्यम बन जाते हैं। और इसके लिए मनुष्य क्या करता है? अपनी समस्त ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करता है। ज्ञानेंद्रियां मतलब इसमें दो चीजें छिपी हुई हैं,
ज्ञान प्लस इंद्रियां, और वैसी इंद्रियां जो हमें ज्ञान ग्रहण करने में सहायता पहुंचाती है वो क्या होती हैं? हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा। आँख, कान, नाक, त्वचा और जीभ। ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं जिसके माध्यम से मनुष्य अपने आसपास के वातावरण में भावनाओं को, संवेदनाओं को महसूस करता है। तो आप देखेंगे कि ज्ञानेंद्रियों अर्थात कान, आँख, हाथ और अपने शरीर के समस्त अंगों का उपयोग करता है, और इसमें भाषा की भूमिका भी प्रमुख होती है। तो संप्रेषण की तो ये पहली बातचीत हुई कि संप्रेषण कब शुरू होता है, किन माध्यम से हम संप्रेषण करते हैं। स्पर्श से पता चल जाता है कि सामने वाले का भाव क्या है। हम जीभ के माध्यम से भी, बच्चे जो है एक दूसरे को चिढ़ाते हैं, या स्वाद हम लोग ग्रहण करते हैं। तो 5 ज्ञानेंद्रियों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। अब बात करते हैं तथ्यात्मक रूप से, तो हिंदी में जो संप्रेषण शब्द है वो समानार्थक है किसका? अंग्रेजी के कम्युनिकेशन का। और कम्युनिस्ट जो शब्द है वो लैटिन भाषा से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? सामान्य या कॉमन। अब सामान्य का मतलब ये नहीं होता जिसे हम कम महत्व दें। सामान्य का मतलब वो महत्वपूर्ण चीज़ें जिससे अवगत होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। सामान्य मतलब जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान। तो इसका मतलब ये नहीं होता जो महत्वहीन हो, बल्कि इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। तो संप्रेषण का अर्थ क्या हुआ? किसी वस्तु या विचार को एक जगह से दूसरी जगह भेजना। एक तो आप पहले समझिए कि संप्रेषण में प्रेषण शब्द का अर्थ होता है भेजना, और इसमें संग अगर उपसर्ग जुट रहा है यानी सुंदर तरीके से भेजना। तो जब आप अपनी बात को सुंदर ढंग से, अब सुंदर ढंग का मतलब क्या हुआ? आपकी बात सटीक हो, आप भेजने का जो माध्यम है, किस माध्यम से अगले तक संदेश भेजेंगे वो माध्यम अच्छे से चयनित हो। जब सामने वाला संवाद प्राप्त कर लिया तो फिर आपको वो रिसीविंग मैसेज दे कि हाँ मैंने प्राप्त कर लिया है। इस सारी प्रक्रिया में कहीं भी रुकावट ना हो तो संप्रेषण कहलाता है। तो संप्रेषण का अर्थ क्या हुआ? एक वस्तु या विचार को दूसरी जगह भेजना। अब संप्रेषण में प्रेषण किया गया स्रोत प्रेषक तथा प्राप्तकर्ता के बीच समान रूप से वितरित होता है। प्रेषण किया गया यानी भेजा गया जो स्रोत होता है। अब ये स्रोत कोई भी मैटर हो सकता है, ठीक है। प्रेषक यानी सेंडर, ये ध्यान रखिएगा, और प्राप्तकर्ता मतलब रिसीवर। तो इन दोनों के बीच ना बराबर की तालमेल होनी चाहिए। अगर सेंडर ने मैसेज भेज दिया और रिसीवर ने रिप्लाई नहीं किया कि हाँ मुझे मिला या नहीं मिला, तो यहाँ पर कम्युनिकेशन जो है वो पूरा नहीं माना जाएगा। तो दोनों की जिम्मेदारी बहुत महत्वपूर्ण होती है, और संप्रेषण की सफलता के लिए ये दोनों लोग समान रूप से उत्तरदायी होते हैं। यहाँ विचारों तथा भावों का एक तरफा हस्तांतरण नहीं होता है, यानी वन वे नहीं होता, ये हमेशा टू वे रहेगा। इन सारी चीज़ों से आप इसकी विशेषता भी निकाल सकते हैं। संप्रेषण की प्रक्रिया एक सहयोगात्मक प्रक्रिया है। इसकी विशेषता है कि यह सहयोग से चलती है। अगर सहयोग नहीं होगा तो संप्रेषण अधूरा माना जाएगा, जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों को अपने विचारों तथा भावों के आदान प्रदान करने का पूरा अवसर मिलता है। तो ये बातचीत हुई कि संप्रेषण में किन 2 लोगों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है और वो किस माध्यम से संप्रेषण करते हैं। अब चूंकि बात हमारी हो रही है परीक्षा के दृष्टिकोण से, आप एग्जाम में एक अच्छा लॉन्ग आंसर तैयार कर सके, तो मैं केवल आपको एक फॉर्मेट की जानकारी दे रही हूँ यहाँ पर, किस माध्यम से आप संप्रेषण का आंसर फॉर्मेटिंग कर सके। क्योंकि यदि आपका फॉर्मेट अच्छा होगा तो आपको इजी होगा, अधिक से अधिक अंक आप प्राप्त करने में सफल हो पाएंगे। तो कुछ विद्वानों की परिभाषाएं आप दे सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं यहाँ लोगिस और वीगल की परिभाषा ले रही हूँ। ये क्या कहते हैं? संप्रेषण वह प्रक्रिया है। प्रक्रिया मतलब प्रोसेस। तो परिभाषा पढ़ते समय उसके एक एक शब्द और पूरे वाक्य विन्यास को ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। ये कह रहे हैं कि संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत सूचनाओं, निर्देशों तथा निर्णयों द्वारा लोगों के विचारों, मतों तथा अभिवृत्तियों में परिवर्तन किया जा सकता है। ये लोगिस और वीगल का कहना है।
सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत। क्यों? क्योंकि मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है और वह सामाजिक व्यवस्था के भीतर रहकर संप्रेषण करता है, इसलिए उसे इसी के अंतर्गत सभी सूचनाएं देनी होती है, निर्देश प्राप्त करने होते हैं या निर्णय देना होता है, और इन सभी के द्वारा वो लोगों के विचारों और मतों को और अभिवृत्तियों में परिवर्तन किया जा सकता है। कैसे? किसी ने एक खबर पढ़ी कुछ, और जैसे मान लीजिए कि आपको मौसम विभाग के द्वारा जानकारी मिलती है कि आज मौसम काफ़ी ख़राब रहने वाला है और बारिश काफ़ी होने वाली है, तो निश्चित रूप से बारिश से बचाव के लिए इस सूचना के द्वारा आपके भीतर एक परिवर्तन का भाव जगेगा। आप अपने घर को, अपने सामान को ये देखेंगे कि कुछ भीग ना जाए, उसकी व्यवस्था करेंगे। तो अभिवृत्ति मतलब मनुष्य के व्यवहार में परिवर्तन आता है। संप्रेषण यही एक क्रिया है। EFL ब्रिज, ये क्या कहते हैं? संप्रेषण एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति तक सूचना एवं समझ का हस्तांतरण है। हस्तांतरण मतलब होता है, हस्त मतलब हाथ, तो एक हाथ ले दूसरे हाथ दे, यानी हाथों की लेन देन, यानी कि समान भाव से आदान प्रदान करने की क्रिया जो है वो संप्रेषण हुआ। और सूचना और समझ, क्योंकि जब हम संप्रेषण की बात करते हैं तो संप्रेषण मतलब ये नहीं होता है कि एक मोहल्ले में या किसी नुक्कड़ पर दो व्यक्ति आपस में लड़ रहे हैं, वो गाली गलौज कर रहे हैं, तो इसका मतलब संप्रेषण हो रहा है। नहीं, सार्थक तथ्य होना चाहिए, सार्थक भाव होना चाहिए, उसका हमारे जीवन से संबंध होना चाहिए, तो वो सूचना सटीक हो, बेफिजूल ना हो, और समझ हो जो हमें सकारात्मकता की ओर ले जाए। तो संप्रेषण में सूचना और समझ जो है वो आदान प्रदान हो, लेकिन बेफिजूल नहीं। चार्ल्स E. रेडफील्ड कहते हैं कि संचार या संप्रेषण से तात्पर्य भाषा की अभिव्यक्ति से है। भाषा अभिव्यक्ति जिसके द्वारा एक व्यक्ति का आशय दूसरे व्यक्ति समझ सके। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि हम भाषा के माध्यम से संप्रेषण करते हैं, तो हमारा आशय होता है कि हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकें। अब ये संप्रेषण किसी भी माध्यम से होता है। छोटे बच्चे शरारत करते हैं तो माता पिता उन्हें अपनी बड़ी बड़ी आंखों को घूर के डराते हैं और इशारा करते हैं कि चुप रहो या अपनी शैतानियां बंद करो, तो बच्चा सहम जाता है। तो आंखों के द्वारा यह संप्रेषण हुआ, उसने भाव को पहुंचाया बच्चों तक और बच्चे ने भी समझा। तो ये केवल अपनी समझ, अपनी भावना जो है एक दूसरे को पहुंचाने में है। डॉक्टर R.A. शर्मा और सुधा शर्मा कहती हैं कि संप्रेषण एक प्रक्रिया है। फिर से प्रक्रिया आई, एक प्रोसेस है जो कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य घटित होती है। अब संप्रेषण में जरूरी नहीं है कि दो ही लोग हों, बहुत सारे लोग हो सकते हैं। एक नेता जब किसी अपनी जनता को संबोधित करता है तो वहाँ तो बहुत अधिक संख्या में लोग उपस्थित होते हैं, हजारों लाखों की संख्या में। तो इस तरह संप्रेषण सभी के साथ हो रहा होता है, उसकी मात्रा निश्चित नहीं की जा सकती है। इनकी परिभाषा में यह स्पष्ट हो रहा है कि इसके माध्यम से अभिवृत्तियों यानी मनुष्य का स्वभाव, भावनाओं, आदर्शों और सूचनाओं आदि का आदान प्रदान होता है। यानी हम लोग केवल विचार ही नहीं प्रेषित करते हैं, अपनी भावनाएं, अपनी समझ, अपनी राय, निजी मत, ये सब कुछ बतला रहे होते हैं। उपर्युक्त परिभाषा के अध्ययन से हमें क्या पता चला कि संचार वह प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति होते हैं। दो या दो से अधिक व्यक्ति अपने संदेशों तथा इन संदेशों से संबंधित भावनाओं, विचारों, संपत्तियों, तर्कों, तथ्यों, संदेशों, सूचनाओं एवं विश्वासों आदि का आदान प्रदान करते हैं। यानी अब तक इन परिभाषा से हमने जो कुछ पॉइंट नोट किया वो सब यहाँ हम लोग लास्ट के पैराग्राफ में लिख रहे हैं। संभावनाएं और भी बहुत सारी चीज़ों की हैं, लेकिन इतना पर्याप्त है। तो एक प्रभावी संप्रेषण वही माना जाएगा जिसमें संदेश प्रेषक तथा संदेश प्राप्तकर्ता दोनों व्यक्ति ही एक दूसरे की भावनाओं को समझें। मान लीजिए कि दो मित्र आपस में बात कर रहे हैं और एक ने चुप रहने का इशारा किया और दूसरा समझा ही नहीं और वो बोलता चला गया, तो उसने तो भावना समझी नहीं, वहाँ कम्युनिकेशन पूरा नहीं हुआ। अब बाद में मित्र उस पर गुस्सा निकालेगा कि मैं तुम्हें चुप रहने को कह रहा था, इशारा कर रहा था, तुम समझे नहीं। इस तरह की चीज़ें आम जीवन में होती रहती हैं। तो संप्रेषण प्रभावी तभी होगा जब संदेश प्रेषक और संदेश प्राप्तकर्ता इन दोनों के बीच भावनाओं की समझ विकसित हो। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं
कि संप्रेषण का प्रयोजन क्या है, उसकी प्रक्रिया क्या है। तो मैं स्पष्ट रूप से बता रही हूं कि आपको यह जो आंसर फॉर्मेट है केवल एक दिशा प्रदान कर रहा है कि आपको आंसर कैसे बनाना है। आप इस पॉइंट का विश्लेषण आसानी से कर लेंगे। तो प्रयोजन क्या होता है? प्रयोजन मतलब उद्देश्य। हमें क्यों जरूरत है संप्रेषण करने की? तो हमारी व्यक्तिगत जरूरतें होती हैं। मनुष्य व्यक्तिगत तौर पे बहुत सारी चीज़ों के लिए समाज में एक दूसरे से संपर्क करता है। व्यक्तिगत संबंध, हम अपने सभी संबंधों का उसकी गहराई के अनुसार व्यवहार करते हैं। तो व्यक्तिगत संबंध के आधार पर भी संप्रेषण कभी अधिक कभी कम प्रभावित होता है, तो व्यक्तिगत संबंध है। हम सूचना प्राप्त करते हैं। संप्रेषण का मुख्य उद्देश्य है सूचनाएं प्राप्त करना। अब ये राष्ट्रीय स्तर की सूचनाएं हो, सामाजिक स्तर की हो, व्यक्तिगत स्तर की हो, लेकिन सूचना तो हम प्राप्त करते हैं। आग्रह भी होता है। कभी कभी संबंधित विभाग किसी किसी मुद्दे पर जन समूह से अपील करता है, आग्रह करता है सद्भाव की और उस पर कॉपरेट करने की। तो बहुत सारे अलग अलग अर्थों में, अलग अलग क्षेत्रों में लोग आग्रह करते हैं, या किसी संबंधित विभाग जो है अपने जन समूह से आग्रह करता है और अपील करता है सहयोग करने की। तो संप्रेषण का एक मुख्य उद्देश्य यह भी है। अंत में सामाजिक उत्तरदायित्व भी है। अब संपूर्ण बात तो इसी के अंतर्गत हो रही है। चाहे हम कितना भी निजीपन में रहें, लेकिन एक सामाजिक उत्तरदायित्व हम सबके भीतर पल रहा होता है। और इसी सामाजिक उत्तरदायित्व यानी सामाजिक नियमावली के अनुसार जीवन यापन करने, विचार विनिमय को करने के लिए संप्रेषण की संपूर्ण प्रक्रिया होती है। तो सामाजिक उत्तरदायित्व महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं प्रक्रिया की। संप्रेषण की प्रक्रिया क्या होती है? इसे आप चरण भी कह सकते हैं। इसे आप कह सकते हैं संप्रेषण कितने चरण में या किस प्रक्रिया के द्वारा संपन्न होता है। तो सबसे पहले इसमें प्रेषक होता है। प्रेषक मतलब जो संदेश भेज रहा हो। इसे फिर से मैं बता देती हूँ, सेंडर कहेंगे, ठीक है। तो इसके चरण या इसके प्रक्रिया जो है वो कैसे आप डिसाइड करेंगे क्या है? तो जब आप सेंडर हैं, प्रेषक हैं, तो निश्चित तौर पे आप क्या सेंड करेंगे, क्या प्रेषित करेंगे? आपके पास एक मैटर होना चाहिए, एक संदेश होना चाहिए। तो दूसरा चरण या दूसरी प्रक्रिया है वो संदेश की है। कुछ ना कुछ मोटो होना चाहिए। जब आपने संदेश बना लिया तो आप माध्यम का चयन करेंगे, जो कि प्रेषक द्वारा संदेश भेजने का माध्यम होगा। आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, टेलीग्राम पे करेंगे, या आप अन्य सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म का उपयोग करेंगे, या आप लेटर लिखेंगे। इन माध्यमों का चुनाव करना बहुत आवश्यक है। अब इसका चुनाव कैसे होगा? जिस तरह का संदेश होगा उस तरह के माध्यम उसके लिए उपयुक्त होते हैं। तो आपका मन मस्तिष्क खुद ही कहेगा कि इस माध्यम से आपको संदेश भेजना चाहिए। उसके बाद आता है प्राप्तकर्ता, रिसीवर। रिसीवर जब प्राप्त कर लेता है या संदेश उसके पास आ जाता है तो उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है प्रतिपुष्टि की, यानी रिप्लाई की। अगर इसने, प्राप्तकर्ता ने रिप्लाई नहीं किया प्रेषक को, तो फिर ये पूरा कम्युनिकेशन जो है अधूरा माना जाएगा। इसीलिए जैसे ही प्राप्तकर्ता को मैसेज मिला वो प्रतिपुष्टि करेगा, यानी रिप्लाई करेगा प्रेषक को। तो ये प्रक्रिया है मुख्य रूप से। इन चरणों में संप्रेषण का जो साइकिल है वो घूमता रहता है। इसे आप बहुत अच्छे ढंग से एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैं केवल फॉर्मेट की जानकारी दे रही हूँ। अब बात करते हैं तत्व की। संप्रेषण क्या है? द्विपक्षीय प्रक्रिया है। दो पक्ष होते हैं, एक प्राप्तकर्ता, एक प्रेषक और एक प्राप्तकर्ता, सेंडर और रिसीवर। तो निश्चित रूप से जब तक दो लोग नहीं होंगे संप्रेषण अधूरा माना जाएगा। अब कह सकते हैं कि कुछ लोग या कहीं कहीं पर अपवाद स्थिति में केवल प्राप्तकर्ता होते हैं और रिसीवर बहुत सारे होते हैं, तो वो अपनी रिप्लाई तुरंत नहीं दे पाते हैं। जैसे अगर कोई राजनेता या कोई मंत्री अगर अपने राज्य की या किसी भी जगह की जनता को संबोधित कर रहा है तो तुरंत रिप्लाई नहीं आएगा, लेकिन न्यूज़ रिपोर्टर के माध्यम से जनता के मन में क्या असर पड़ा मंत्रियों के उद्बोधन का, ये न्यूज़पेपर का हेडलाइन होता है। तो इसमें देर से आती है रिप्लाई। तो आप ऐसा न समझें कि जहां तुरंत रिप्लाई हो वही अच्छा माना जाएगा। तो वन वे भी होता है पल भर के लिए, देखने भर को, लेकिन वो अप्रत्यक्ष तरीके से टू वे होता है। तो द्विपक्षीय प्रक्रिया तो बहुत महत्वपूर्ण है। फिर उसमें एक संदेश होना चाहिए और वो संदेश जो है वो काफ़ी सटीक होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए। समझ में समानता होनी चाहिए। किसके लिए? प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच में एक समझ, एक समानता स्पष्ट होनी चाहिए। और इसका क्या उद्देश्य हो जाता है या फिर इसके तत्व कि दूसरे लोगों के व्यवहार में परिवर्तन लाना।
परिवर्तन क्यों लाना? क्योंकि निश्चित रूप से जब हम बात कर रहे हैं संप्रेषण की, तो कोई भी भाव हो उसे सुनकर लोगों के मन में एक विचार जागृत होगा। वो अपने मन मस्तिष्क में स्थिरता नहीं रख सकते हैं। जैसे किसी बच्चे को या किसी व्यक्ति को सूचना मिली कि उसके घर में सांप निकल आया है, संप्रेषण तो हुआ, बच्चे ने बाहर से चिल्लाया, घर में पता चला, तो लोग तुरंत क्या है, एक्टिव हो जाएंगे, सतर्क हो जाएंगे और देखेंगे कहाँ है, किसी को नुकसान तो न लगे। तो व्यवहार में परिवर्तन जो है आना स्वाभाविक है। फिर क्या है महत्वपूर्ण तत्व? सूचना देने की विधि। जिस तरह से आप माध्यम का चुनाव करेंगे, जिस विधि से सूचना देंगे, वो संप्रेषण की समझ को व्यापक करने में या संकुचित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसीलिए विधि का होना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं संप्रेषण के चरण की। तो संप्रेषण के चरण जो कि हम कह सकते हैं कि ये आपके पाठ्यक्रम के अनुसार है, तो आप इसको भी हाईलाइट कर सकते हैं। यदि आपके पाठ्यक्रम के अनुसार ये चरण आते हैं और इसमें आपको बाध्यता है तैयारी करने की, तो आप इसको आसानी से समझ सकते हैं कि इसमें क्या लिखा है, श्रवण। तो श्रवण क्या हुआ? सुनना। हम संप्रेषण कैसे ग्रहण करते हैं? सुन के ग्रहण करते हैं। अभिव्यक्ति क्या है? हम कोई भी बात अगर व्यक्त करते हैं, सुंदर ढंग से व्यक्त करते हैं, तो वो अभिव्यक्ति कहलाएगा। प्राप्तकर्ता अभिव्यक्त करता है कि हाँ मुझे मैसेज मिला, या भेजने वाला प्रेषक ही अभिव्यक्त करेगा तो वह प्राप्तकर्ता के पास जाएगा। तो यहाँ दोनों पक्षों से अभिव्यक्ति का बिंदु या चरण महत्वपूर्ण है। बात करते हैं वाचन की। वाचन मतलब बोलकर, जो बोल के किया जाता है वो वाचन। तो निश्चित रूप से अगर प्रेषक है तो उसने बोल के मैसेज किया फोन पे, तो प्राप्तकर्ता भी बोल के सहमति प्रदान करेगा, अपनी बात करेगा। तो वाचन भी एक तरीका है। फिर लेखन, जैसे लेखन लिखकर अगर आप कर रहे हैं तो पत्राचार के माध्यम से पहले होता था कि लेटर लिखा गया, फिर रिप्लाई लेटर आता है। तो बात कर सकते हैं कि संप्रेषण के जो प्रकार हैं, पहले आप उसे देख लीजिए। मौखिक प्रकार होते हैं, ठीक है। मौखिक संप्रेषण में क्या होता है, हम सुनते हैं ना, मौखिक संप्रेषण में बोलते भी तो हैं, अभिव्यक्ति भी तो आ जाती है, और मौखिक संप्रेषण के ये तीनों हिस्से हैं। तो आप इसको किसी भी पॉइंट में मिनिमाइज कर सकते हैं, इसमें दिक्कत नहीं आएगी। लिखित संप्रेषण होता है, जब हम लिख कर करते हैं तो लिखने में आप यहाँ लेखन वाला पॉइंट यहाँ पर आप अंकित कर सकते हैं कि यह लिखित संप्रेषण का एक प्रकार है, जिसमें लिखकर संदेश भेजे भी जाते हैं और फिर प्रतिपुष्टि भी की जाती है, यानी रिप्लाई किया जाता है। सांकेतिक संप्रेषण, सांकेतिक का मतलब जब आप देखे होंगे ट्रैफिक पुलिस जो है हाथ के इशारे से कहता है रुको चलो, तो ये सारे सिंबल्स, या बच्चों को इशारा किया जाता है, या आपस में भी हम लोग जब गुप्त बातचीत करते हैं तो भाव भंगिमा से ही, केवल हाव भाव से ही वो सारी चीज़ें स्पष्ट होती हैं। तो सांकेतिक संप्रेषण का भी व्यवहार होता है। इसके अलावा बहुत सारे संप्रेषण के प्रकार है। अगर आप और डीपली जाएंगे तो आज तो संप्रेषण के प्रकार में आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी आ जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिसमें आप तमाम प्लेटफॉर्म का यूज़ कर रहे हैं, सोशल मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम भी है संप्रेषण के। तो आप जो कि आज का ये हमारे समय का नया एक पॉइंट है, एक ऊर्ध्व, फिर अधोगति, फिर क्षैतिज, इस तरह के संप्रेषण के भी हैं। जब दो लोगों के बीच बातचीत होती है तो क्षैतिज होते हैं, मतलब नाना प्रकार के हैं। लेकिन प्रमुखता जो है आप इनका डिटेलिंग कर सकते हैं कि संप्रेषण के भैया इतने इतने प्रकार हैं। तो ये पूरी जानकारी रही संप्रेषण की परिभाषा, उसकी तत्व, उसके चरण, उसके प्रकार, कि आपको किस तरह से अपने आंसर का फॉर्मेटिंग करना है। अधिक से अधिक सवाल पूछेगा कि संप्रेषण की परिभाषा देते हुए आप उसकी विशेषता बताएं, उसकी उपयोगिता बताएं, उसकी प्रासंगिकता बताएं। तो निश्चित रूप से आपको पहले ही बताया गया कि जब एक बच्चा इस धरती पर जन्म लेता है तभी से वो संप्रेषण करना आरंभ कर देता है, और जब तक मनुष्य इस धरती पर जीवित रहता है तब तक वो संप्रेषण के माध्यम से ही जीवित रहता है, उसे आवश्यकता पड़ती ही है। यानी चराचर जगत में हर जगह संप्रेषण हो रहा होता है। तो संप्रेषण के इतने तत्व, इतने पॉइंट्स पर बात करने के बाद अब मुझे नहीं लगता है कि आपको कहीं कोई दिक्कत होगी। आपको ज़रूरत है केवल आप अपनी समझ को थोड़ा विकसित करें और इस पॉइंट को थोड़ा एक्सप्लेन कर लें, एक नोट्स बना लें, और आपका एग्जाम इस आधार पे, इतनी तैयारी पे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।
है।